सबसे पहले भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, चचेरा भाई वगैरह, उन सब के साथ हमारा कंपटीशन शुरू होता है, तुलना होना। एक ही स्कूल में पढ़ता है, वो मैथ्स में इतना अच्छा है, तुम्हारा नंबर कम क्यों है? वो 90% लाता है, तुम्हारा 80 कैसे रह जाता है? घर से तुलना होना शुरू होता है। इतनी बार तुलना कर देंगे कि कभी कभी लोगों को एहसास होने लगता है कि शायद मैं नकारा और निकम्मा हूं ही, मैं किसी लायक नहीं। गार्जियंस, टीचर्स तुलना कर करके परेशान किए रहते हैं, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि वो किस में अच्छा है, वो दूसरा किस में अच्छा है, उससे प्रॉब्लम। अगर किसी का मैथमेटिक्स ठीक है तो उसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा ठीक नहीं है? मुझे नहीं आता तो नहीं आता। अगर मुझे फिजिक्स आती है मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मुझे इंग्लिश आती है इंग्लिश पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, क्यों जरूरी है कि मैं भी मैथ्स ही पढ़ूं? ये जो तुलना वाली चीज है, यही कहलाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में बच्चों को उसकी क्षमता पहचानने का पूरा अवसर दे दीजिए, फ्री। कहिए कि तुम अपनी क्षमताओं की तलाश करो, तुम बेस्ट कहां हो, किस चीज में तुम्हारा खूब मन लगता है कभी थकते नहीं है वो काम करते करते। उन चीजों की तलाश करो, तब तुम्हें तुम्हारा काम काम नहीं खेल जैसा लगेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, जो ये तो कल तक बता दिया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पे आ जाता है एक टर्म, फंक्शनलिज्म। हाँ, साइकोलॉजी समझने के लिए 9 किताबों के मिश्रण को समझना पड़ता है। साइकोलॉजी के 14 ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच की पढ़ाई हो रही है, तब इतनी मुश्किल है, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के 4 ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। इसके अलावा 13 और ब्रांचेज हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में कहना और जानकारी रखना सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है, और ना कोई उतनी गहराई तक जा पाता है, ना उतना कोई डिटेल करता है। बस ऐसा लगता है कि जो सवाल गोल गोल घूम रहे हैं उसी को पढ़ के हो जाता, नहीं होता। किसी जमाने में पुराने क्वेश्चन को पढ़ के देख के सिलेक्शन हो जाता था, अब वो दिन नहीं रहे। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और कल मैंने बताया ही था कि पूरा बिहार में 3 से 4 लाख लोग पेपर 2 भरता है, 5000 आदमी पास होता है, बस यही रिजल्ट रेशियो है। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं करते। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से भी, या 1 लाख क्वेश्चन बना जाइएगा फिर भी उससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 पेज पढ़िएगा, उससे 10 ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव 1000 पढ़ जाइएगा फिर भी सोचिएगा कि एक क्वेश्चन आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये सब कभी पढ़े थे जो हम बता रहे हैं? नहीं, कभी सुना था। यूट्यूब पर भी देखते हैं, नहीं मिलता है। डीप साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता, बेस कोई नहीं पढ़ाता। इसलिए क्योंकि उससे उनकी व्यू बढ़ती है, उनको व्यू से पैसा आता है ना। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, पैसा वो कमा रहे हैं ना यूट्यूबर्स। अगर मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि वो चीजें कराऊं जिसमें ज्यादा बच्चे आते हैं। पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है, क्या देखना चाहता है? सवाल कैसा आता है। देखो, सवाल देखते रह जाते हैं और एग्जाम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। थ्योरी पढ़ाने यूट्यूब पर कोई नहीं आता, क्योंकि पता है थ्योरी पढ़ने वाले लोग नहीं है। सबको चाहिए वो चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम जो है ना, कि तुरंत कुछ चीज हो और जादू हो जाए और मेरी नॉलेज में अचानक इजाफा हो जाए। नहीं होता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर कह गए हैं कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, जो नामुमकिन सा लगे वहां भी संभव है, लेकिन बिना पढ़े ज्ञान हो जाए उसका जर्रा बराबर मात्रा भी संभव नहीं है। 1 जर्रा बराबर कि बिना पढ़े ज्ञान हो जाए, बिना लिए। तो हर चीज दुनिया में पॉसिबल है, लेकिन ज्ञान चाहिए तो पढ़ना होगा, थोड़ी सी स्टडी को अपने डीप बनाना होगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए अपना दायरा खोलना होगा। आपका काम है ज्वाइन होकर मेहनत करना, बाकी सारा चीज के लिए हम लोग है ना। कल के वीडियो में देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन तो पता चलेगा कि किस जिससे पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है। आधा लोगों को तो जानकारी नहीं होता किससे पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने कई सारे लोगों ने पूछा कि सर पहले अपने बारे में बता दीजिए, बोर्ड छोटा पड़ रहा था बताने में। क्वालिफिकेशन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, उसके लिए बोर्ड ये कम पड़ जाएगा लिखने में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ निकल आए। मतलब बिहार के सबसे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप पढ़ रहे हैं, फिर भी डाउट रहता है कि सर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा। पटना यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी है बिहार में? नहीं है ना। तो जब यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई आदमी इनरोल्ड है, टीचिंग कर रहा है, और आपको अलग से कॉलेज के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा समय देता है, किस लिए? बिल्ड करने के लिए ही ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, जिंदगी में कभी ना भूले, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद इसको कहा जाता है। फंक्शन का मतलब ही कार्य या प्रकार्य होता है, इसको प्रकार्यवाद कहा जाता है। फंक्शनलिज्म की स्थापना 1910 में हुई। कहां पे? अमेरिका।
पहला वाला स्थापना कहां हुआ था? जर्मनी। पहले वाले के विरोध में ऑर्थोडॉक्स, मतलब एक ऐसी सोच जिनको लगा कि नहीं इंट्रोस्पेक्शन मेथड काफी नहीं है, रिसर्च उतना सीमित हो गया, हम एक नया डिपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, एक नया ब्रांच, उसका नाम रखा फंक्शनलिज्म। फंक्शन करके, क्रिया करके सीखने की बात करते हैं। तो अमेरिका ने इस चीज को लेके शुरू किया। 1910 लिखना था ये। अमेरिका ने इस चीज को लेके शुरू किया। और पूछा जाए कि फंक्शनलिज्म का विकास कैसे हुआ, तो स्ट्रक्चरलिज्म के विरोध में इसका विकास हुआ। 10-12 साल लगा लोगों को सोचने और समझने में, उसके बाद इसके विरोध की बात आते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे विलियम जेम्स। कम से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकारवाद के जनक कौन है। विलियम जेम्स, नाम याद रहेगा। 1910 अमेरिका। अब क्या हुआ कि विलियम जेम्स के अंदर बहुत सारे रिसर्चर काम कर रहे थे। रिसर्चर किसी मुद्दे को लेकर बहस कर रहे थे, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं कि नहीं ये वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, रिसर्च वाले पोर्शन में दो लोगों की गुट बट गई इसमें। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन में सुनते होंगे, एक गरम दल एक नरम दल बाद में बट गए, 1907 में, फिर 1916 में जाके ज्वाइंट हो गए। तो इस तरह से चीजें इसमें भी है। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म की शुरुआत की, लेकिन ये फंक्शनलिज्म आगे चल के 2 हिस्सों में टूट गया इसके रिसर्चर की वजह से। पहले का नाम रखा कोलंबिया फंक्शनलिज्म, कोलंबिया फंक्शनलिज्म इसका नाम रखा, और दूसरे का नाम रखा एक और नाम क्या था, अमेरिका के ही एक शहर का नाम था, शिकागो। दूसरे का नाम रखा शिकागो फंक्शनलिज्म। अब ये दोनों क्या है, तो फंक्शनलिज्म के ब्रांच है, लेकिन इन दोनों थ्योरी में मानने वाले लोग बट गए। कोलंबिया फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स थे, वुडवर्थ भी थे इसमें मैकडुगल का भी नाम आता है। ये कुछ थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इस फिलोसफी को फॉलो किया, कोलंबिया फंक्शनलिज्म को फॉलो किया। उसी तरह शिकागो फंक्शनलिज्म के मानने वाले लोग भी अलग अलग हो गए। इसमें वाटसन का नाम आ जाता है, थॉर्नडाइक का नाम आ जाता है, और स्किनर का नाम आ जाता है, पावलो का नाम आ जाएगा। इन सब का नाम तो सुना होगा पहले। अगर ये नाम सुना हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब थ्योरिस्ट किस ब्रांच से रिलेटेड लोग हैं। शिकागो फंक्शनलिज्म का हिस्सा है। आपको सबके बारे में पढ़ना है, वाटसन के बारे में भी पढ़ना है, थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में, पावलो के बारे में, उसके अलावा भी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम एक ओवरऑल लुक दे रहे हैं कि ये ब्रांच की वजह से इन लोगों के नाम आए। ये ब्रांच नहीं होता तो शायद ये लोग भी नहीं होते। तो हम इनके बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये आए कहां से, इनका जड़ कहां है, उसके बारे में समझ नहीं होती है, जिस कारण मिस कर जाते हैं। तो 1910 में अमेरिका में विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म की शुरुआत की, जो बाद में 2 हिस्सों में बट गया, और दोनों के मानने वाले लोग भी अलग अलग थे। इसमें तीसरा नाम आता है, जो तीसरी ब्रांच आ गई एजुकेशनल साइकोलॉजी में, वो हो गया बिहेवियरिज्म। इसको कहते हैं व्यवहारवाद। इसकी स्थापना हुई 1912, सेम प्लेस अमेरिका, और जिसने स्थापना किया उसका नाम था जेबी वाटसन। एक नया ब्रांच अब नया विकसित हो गया। ये जो वाटसन का नाम देख रहे हैं, इन्होंने एक नए ब्रांच की स्थापना कर दी और एक नया नाम रखा 2 साल बाद। क्या नाम रखा? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी साइकोलॉजी को समझने का आधार है। अगर यह व्यवहारवाद की समझ नहीं है तो आप इंसानों की समझ नहीं रखते हैं। इंसान को समझना हो तो व्यवहारवाद के आधार पर ही करेंगे। इन्होंने इस पर 500 बच्चों पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे वो बना के लौटा दूंगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, डकैत, जो कहोगे बना देंगे।
ऑन द बेसिस, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्यवहारवाद। बच्चों के व्यवहार में वो परिवर्तन लाएंगे और उसको ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल बचपन से ही देंगे कि वो वही बनेगा। इसलिए 500 बच्चों पर इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद अपना गोल्डन स्टेटमेंट दुनिया को दिया, जिसे पूरी दुनिया आज भी कहती है कि वाटसन, अगर ये मानते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, मैं उसे तुम जो कहोगे वो बना के लौटा दूंगा। तुम कहो कि इस बच्चे का नाम लिखिए, इसे इंजीनियर बनाना है, तो उसने नोट कर लिया, इंजीनियर बना के लौटा देगा वो। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको उसी के इंजीनियर्स के बीच वैसे ही माहौल में रखेगा, तो बच्चा क्या बनने की सोचेगा? इंजीनियर। तो वो माहौल है, उसको व्यवहारवाद में अपने जीवन में अप्लाई कर लेगा, वो बन जाएगा। अगर इस चीज को दूसरे देशों में देखें तो बच्चे अप्लाई करते हैं इस सिद्धांत का। हमारे इंडिया में थोड़ा सा इस चीज में बहुत परिवर्तन है। जहां बच्चे सिक्स क्लास, मतलब एज कितना होगा? 10 साल 11 साल, ये मान सकते हैं ना, 10 से 11 साल मान सकते हैं। उसे अपनी लाइफ में क्या बनना है डिसाइड कर लेता है। दूसरे देशों में इस एज में वो अपनी लाइफ में क्या बनना है, किस ओर जाना है, वो डिसाइड हो जाता है। और हमारे यहां एज छोड़ दीजिए, 12th बाद सोचते हैं कि हम क्या करें, किस सेक्शन में जाएं। यहां 12 इयर्स मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यहां 12th स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। 12th के बाद सोचता है कि क्या करें, इसके बाद मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, डिफेंस सेक्शन में चले जाए, एसएससी की तैयारी करे, रेलवे में जाए। वहां से डिसाइड होना शुरू होता है और वहां से डिसाइड करने के चक्कर में 4-5 साल एक्स्ट्रा लगते हैं उसे अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में। उसे ये गोल कब बना लेना चाहिए था? 6ठी 7वीं में उसे ये गोल बना लेना चाहिए था कि 12th देने के तुरंत बाद मैं एयरफोर्स को ज्वाइन कर जाऊंगा, डिफेंस में मुझे चले जाना है भाई, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना है। तो ये गोल अगर 6 साल पहले से हो और एक ही गोल पर 5 साल 6 साल फोकस करके अगर हम तैयारी करें, उसी हिसाब से सब सोचे करे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखे, दौड़े, सब चीज करे, तो 12th के होने के तुरंत बाद ही ऐसे लोगों की नौकरी हो जाती है जो पहले से उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 12th करने के बाद अगर वो ये सोचे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मतलब गोल डायरेक्टेड नहीं है, लक्ष्य निर्देशित नहीं है। और इसका कारण क्या है? न गार्जियंस हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं जो बच्चे को गोल डायरेक्टेड बना सके। टीचर को तो मतलब ही नहीं होता कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं आएंगे। सरकारी स्कूलों में इस बात से कोई लेना देना नहीं। वही है ना कहीं गार्जियंस में कमी है। मान सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को जिम्मेदारी दी, स्कूल भेजा, टीचर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बच्चों का भविष्य बना देगा। लेकिन शिक्षक दिन भर कुर्सी तोड़ के चला जाए, सुबह का अटेंडेंस शाम को करे, धूप ले सेके, मजा करे, एंजॉय करे और स्कूल आए नहीं आए सब चीज चल जाता है, तो क्या व्यवस्था होगी? उस बच्चे का भविष्य दांव पे लग जाता है। यहां 12th के बाद वो 5 साल अपने शक्ति को वापस रगड़ता है, फिर वापस चमक लाने का प्रयास करता है। तब तक बहुत सारी चीजें आके निकल जाती, कुछ का एज लैप्स कर जाता है, कुछ चीज में फॉर्म नहीं डाल सकते। 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है और वापस ऐसा लगता है कि जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए। क्योंकि सबसे अंत में 4 साल 3 साल मेहनत करने के बाद किसी फील्ड में सिलेक्शन नहीं होता है, तो गार्जियन कहता है बेटा बीएड कर लो। बहुत नौकरियां आ रही है आजकल बीएड में, जो लोग बीएड कर लेते हैं, टीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, नौकरी हो जाती है। कर लो, वही कर लो। जिस सेक्शन के बारे में सोचे नहीं है उसमें 60% लोग हैं जो गार्जियन के दबाव में आके बीएड कर लिए, सजेशन की वजह से। बचपन से इच्छा नहीं थी कि शिक्षक ही बनना है। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर। हम बच्चे को वैसा शुरू से माहौल देंगे जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बनेगा। अगर नहीं बनाना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए किसने बताया? जेबी वाटसन। और इनका कथन क्या था? तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे वो बना के लौटा दूंगा। उसमें एग्जाम्पल बताया, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, फिल्म एक्टर, डाकू, जो कहोगे बना देंगे। रिसर्च करते हैं, सीखते नहीं है वो लोग। रिसर्च करके चेक करते हैं कि मेरी जो परिकल्पना है वो कितना सही है। कोई आदमी पहले कल्पना ही तो करता है, उसके बाद उस पर रिसर्च करता है। तो ये लोग परिकल्पना पहले हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है किसी भी बच्चे के फ्यूचर को जनरेट करने में। मुझे ऐसा लगा तो मैंने उस पर रिसर्च करके देखा, रिसर्च किया तो सफल हुआ। रिसर्च में तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सफल होंगे या असफल होंगे। तो रिसर्च किया, सफल हुआ, तो मेरी ये थ्योरी बन गई। पहले परिकल्पना थी, रिसर्च के बाद क्या बन गई? थ्योरी। इसलिए इसका नाम आ गया बिहेवियरिज्म।
अगर ये फेल हो गया होता तो मैं क्यों पढ़ाता? अगर ये परिकल्पना फेल हो जाती, रिसर्च फेल हो जाता, तो इसका नाम कहीं सुनने को मिलता नहीं। ऐसे हजारों लोग हैं जो रोज प्रयत्न कर रहे हैं अपने काम के लिए, उसमें असफल होते हैं, लेकिन जो सफल हो गया वो सिद्धांत बना दिया, नियम बना दिए। ये होता है। तो हमारे अंदर भी बहुत सी परिकल्पना है, परिकल्पनाएं सही भी हो सकती है और गलत भी, उसके दोनों के होने के चांसेस 50-50 होते हैं। तो व्यवहारवाद, जेबी वाटसन, कथन पूरा हुआ। अब हम आते हैं चौथे ब्रांच की ओर। चौथे नंबर के ब्रांच का नाम है गेस्टाल्टिज्म। ये सुना होगा आपने पहले से। गेस्टाल्टिज्म मतलब गेस्टाल्टवाद, सुना है इसको? इसकी स्थापना भी 1912 में हुई, जर्मनी। चौथा ब्रांच एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी संप्रदाय यानी ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चौथा है, सिर्फ एजुकेशनल के बारे में। वैसे साइकोलॉजी के 13 और ब्रांचेज है, उसका संबंध आपके एजुकेशन से नहीं है। आपका सिर्फ बीए, डीएड, एमएड में एक ही ब्रांच होता है, उसको कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। मैंने मनोविज्ञान का वो हिस्सा जिसका शिक्षा में प्रयोग होना है उतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो है समंदर, किताबें पढ़ के लोग थक जाए। साइकोलॉजी कभी खत्म होने की चीज नहीं होती, और इसमें रोज रिसर्च हो रहे हैं नए नए। आप पेपर के लास्ट कोना में निकाल के देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी का रिसर्च छपा होता है ना, वो चीज है, वो रोज हो रही है। रोज कोई नई थ्योरी, कोई नए नियम बन रहे हैं। कभी कहेगा कि लोगों के मानसिक चीजों में इस चीज की वजह से बदलाव आ रहा है, अगले दिन आएगा कि नहीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, नहीं पता कि क्या हो सकता है। रिसर्च डेली हो रहे हैं, तो ज्ञान का कोई सीमा यहां नहीं है। 1912 में जर्मनी में इसकी स्थापना हो गई। किन लोगों ने किया था? मतलब अगर मैं बात करूं इनके प्रोपाउंडर्स की, प्रोपाउंडर्स मतलब स्थापना करता, तो पाउंडर्स लिखा है मतलब कैपिटल, ये एक से ज्यादा होंगे तभी तो एस लगा है, नहीं तो प्रोपाउंडर होते। एस लगा है मतलब एक से ज्यादा लोग थे उसमें। पहला नाम आता है, एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है, पहला नाम आता है वर्दाइमर का। वर्दाइमर पढ़ते हैं या इसको वर्थीमर पढ़ सकते हैं, जर्मन नेम है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। दूसरा नाम इसमें आप देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोहलर। इसके बारे में सुना होगा, चिंपैंजी पर रिसर्च किया था। तो एक नाम आप जानते हैं ना, ब्रांचेस के बारे में समझे ही नहीं, कहां से निकल के आया, कैसे पता चलेगा कोहलर कौन था, किस ब्रांच से आया? कोहलर से भी पहले कोई था जिसके ये सब चेले हुए बाद में, तो गुरु के बारे में तो पहले समझना और जानना था। तीसरा नाम आता है इसमें कोफका का, और चौथा नाम आता है इसमें लेविन का। इन चार लोगों ने मिलकर जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की। मतलब कि एक से अधिक नाम है। अब ये सवाल है कि ये शुरू के 3 नाम है, ये तीनों जर्मनी के रहने वाले थे, और ये जो लेविन है ये अमेरिकन थे। इन्होंने सबसे लास्ट में आके ज्वाइन किया। 3 आदमी शुरू के, ये तीनों जर्मनी के रहने वाले थे और ये अमेरिकन थे, जिन्होंने इस ब्रांच को बाद में आके रिसर्चर के तौर पे ज्वाइन किया। और इस तरह से इसके प्रोपाउंडर 4 हो गए। मुख्य रूप से वर्दाइमर का नाम सबसे प्रमुख हो गया क्योंकि इन्होंने इस ब्रांच की स्थापना किया था। उसके बाद कोहलर। इन चारों में सबसे ज्यादा किसी ने नाम कमाया, तो किसने कमाया? क्यों? क्योंकि इसका रिसर्च पूरी दुनिया में चला। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो चिंपैंजी पर इन्होंने रिसर्च किया, पूरी दुनिया में फैल गई। इसलिए इन चारों में कोहलर का नाम सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके स्थापनाकर्ता कोहलर नहीं थे, वर्दाइमर थे। तो नाम को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब जरा इस शब्द को समझते हैं। गेस्टाल्ट वर्ड नहीं समझे होंगे। अगर हम ये टर्म लिख रहे हैं गेस्टाल्ट, दिखने में इंग्लिश जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक जर्मन वर्ड है। यहां का शब्द ही नहीं है, ना अंग्रेजी का है। हम हिंदी अंग्रेजी तो ही जानते हैं, जर्मन भाषा कहां समझेंगे बिना सीखे? तो गेस्टाल्ट वर्ड कहां का शब्द है? जर्मन। इसका इंग्लिश वर्जन जानेंगे तब हिंदी समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कहना क्या चाहता है। गेस्टाल्ट का इंग्लिश शब्द होता है कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ इंग्लिश, दोनों इंग्लिश ही लग रहा होगा। ये जर्मन शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है, वो दूसरी भाषा है। लिपि एक ही है, रोमन। एबीसीडी दोनों में लिखा हुआ है। तो लिपि एक है रोमन, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब स्पेनिश, इटालियन जो भी आप देखेंगे वो सब
रोमन लैंग्वेज में ही दिखेगा। इसके बाद इसको अगर हम हिंदी में चेंज करें तब इसका अर्थ होता है संपूर्णाकार। ये हुआ आपका हिंदी का शब्द। तो अब इंडिया के लोगों को समझ में आएगा कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या हुआ। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है परसेप्ट द थिंग्स एज ए होल, चीजों को पूर्ण रूप में देखना और समझना, यही गेस्टाल्ट का प्रमुख मकसद है। तो गेस्टाल्टिज्म यहीं से शुरू होती है और इस ब्रांच के बारे में 1912 में पूरी दुनिया में एक तरह से क्या कहा जाए, वो लॉन्च करना एक नए ब्रांच का, या पूरी दुनिया को उस चीज के लिए अवेयर करना कि एक नया ब्रांच आ चुका है और इस ब्रांच के माध्यम से भी बच्चों में लर्निंग उनके इनसाइट के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं, सोच और समझ से। यानी चीजों को जब भी देखे संपूर्ण रूप में देखे और संपूर्ण रूप में देखने के बाद उसे आइडिया को प्राप्त करे और फिर अपनी समस्या का हल करे। संपूर्ण रूप से जाने और देखे बिना अगर आप त्वरित कोई कार्रवाई कर ले तो शायद उससे आपका समस्या का समाधान न हो। जब हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे लगता है 10 साल के आसपास, उस वक्त कोई पिक्चर आई थी जो बहुत ज्यादा चल रही थी, अजय देवगन की, पागल था उसमें वो रोल किया, दिलवाले। नाम सुना है कभी? अजय देवगन की पुरानी पिक्चर्स 1990 की सीरीज में आई थी, दिलवाले। नहीं सुना होगा? दिलवाले, हाँ, वो शाहरुख खान की है। एक सिर्फ दिलवाले पिक्चर आई थी जिसका नया वर्जन फिर शाहरुख खान का इधर 2-4 साल पहले आया था। पुराना दिलवाले, अजय देवगन, पागल का रोल, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, ये 2 कैरेक्टर थे उसमें। उसमें दिखाता क्या है, शुरू में ही आपको बता देते हैं कि ये संपूर्णाकार का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम जो सोसाइटी में देखते हैं उसी से एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। शुरू में उस पागल को लेके आया जाता है क्योंकि पुलिस उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है। तो पुलिस वालों को पहले सब चीज एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आदमी पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो पुलिस कहता है हम तो पुलिस है, हमको उस पागल से क्या डर, कुछ भी करेगा, हम लोग ट्रेंड है, उसको तुरंत अपने कब्जे में ले लेंगे, कुछ नहीं कर सकता वो। बोला नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और बहुत चालाक भी है, कब उसका दिमाग क्या बदल जाए, किस सामान को हथियार बना ले, कोई नहीं जानता। सामान को हथियार बनाने से मतलब है कि जब वो मिलने आने वाला था तो डॉक्टर के चैम्बर में उसके टेबल पर जितने सामान थे सबको हटा के साइड कर दिया गया कि पता नहीं कब किस चीज को उठा के वो हथियार बना ले और सामने वाले पर हमला कर दे, नहीं पता होता है। तो सब चीज ठीक रहा, कोई समस्या नहीं थी। लगा कि हाँ भाई आएगा भी, अगर उसका दिमाग फिर गया तब भी कोई सामान नहीं है जिससे वो हमला कर सके, तो उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग भिरा तो डॉक्टर के जेब में एक पेन पड़ा था, पेन निकाला और एक को गर्दन के आर पार कर दिया। किस चीज को कब हथियार बना के वो इस्तेमाल कर लगा, वो तो देख रहा है सारा सामान, संपूर्ण रूप से देखा और उसको लग गया कि इस चीज से हम ये काम कर सकते हैं। तो चीजों को परसेप्ट करना एज ए थिंग, पहले पूरा देखना समझना और देखना कि इससे किस चीज को उठाए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। एक मामूली सा पेन जिसको डॉक्टर ने अपने पॉकेट में रखते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि आज ये किसी का मर्डर का कारण बन सकता है, लेकिन किसी ने अपने इनसाइट, अपनी बुद्धि की वजह से संपूर्ण रूप से चीजों को पहले देखा और देखने के बाद उसे आइडिया आया कि अगर किसी को मारना हो तो पेन से भी तो मार सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इसलिए इसे परसेप्ट द थिंग्स एज ए होल कहा जाता है। गेस्टाल्ट में यही चीज बच्चे को समझाया सिखाया जाता है कि चीजों को पहले संपूर्ण रूप में देखो और जानो। इस क्लासरूम में जब आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार आएंगे तो क्लास में कौन चीज कहां रखा है इसका परसेप्शन दिमाग में डेवलप हो जाएगा। आप आंखें बंद भी करेंगे तो कहेंगे सुनो मैं आंखें बंद करके बता रहा हूं कि तुम्हें इंटर कैसे करना है। जाना 2nd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड में जो क्लासरूम है उसमें इंटर होना, उसमें 2 रूम मिलेगा जहां से प्रवेश कर सकते हैं, वहां प्रवेश करके कक्षा में आके बैठना, सामने तुम्हें सारी चीजें नजर आएंगी। पूरा क्लासरूम में बल्ब, पंखे, एसी वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, सारी फैसिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो दिमाग में सब चीज आपने देखा है, रिकॉल करते हैं। कब? जब आप उसे संपूर्ण रूप से देखे होंगे तब। तो जब भी कहीं हम लोग प्रवेश करते हैं तो एक बार उसमें रखी हुई सारी चीजों पर नजर दौड़ जानी चाहिए ताकि परसेप्शन डेवलप हो सके। पर ऐसा होता है और यही परसेप्शन इनसाइट डेवलप करता है, अंतर्दृष्टि, जिससे हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनसाइट किसी को जल्दी भी आ सकता है और किसी को बहुत लेट से भी आ सकता है। तो अब क्या है इस बात को समझना कि गेस्टाल्ट के बारे में पूछे कि गेस्टाल्ट शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो जर्मन शब्द है।
इसका अंग्रेजी वर्जन क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्णाकार। स्थापना कब हुई, 1912 में। किसने किया, कोई एक हो तब तो बताए, किसने किया, मतलब कई सारे लोग थे। वर्दाइमर सबसे प्रमुख, सबसे पहले नाम आते हैं, फिर कोहलर, फिर कोफका, लेविन। इसमें कोई ऐसा भी है जो जर्मन का नहीं रहने वाला है, स्थापना जर्मनी में हुआ, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो जर्मनी का ना हो तो वो लेविन है, अमेरिकन है, जो सबसे बाद में आके ज्वाइन किया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, बिल्कुल सब पूछा हुआ है, जितना लिखा है सब क्वेश्चन हो चुका है। आप सिर्फ सीटेट के बारे में सोचते हैं, हम लोग साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं, सबका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए देख चुके हैं, या तो नेट में पूछा हुआ साइकोलॉजी एजुकेशन में, जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट करते हैं एमएड करने के बाद, वहां ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीटेट में इसकी स्थापना कब हुई और इसका क्या अर्थ होता है, और इस कोहलर के बारे में बार बार सवाल सीटेट में होते हैं। तो इन सब का संबंध आपके एग्जामिनेशन से है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से होती है ये जानना। आज वो क्या है वो तो सब कोई जान रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे कैसे डेवलप होकर यहां तक पहुंचा, इस बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से साइकोलॉजी के 4 ब्रांचेज आपने पढ़ा। साइकोलॉजी की डेफिनेशन कल मैंने बहुत छोटी सी बताई थी, मैं चाहूंगा कि एक बार कल का पूरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ताकि दोनों क्लास को रिलेट करके आप पूरी बात समझ पाए, कल और आज मिलाकर। साइकोलॉजी, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाती है, यानी कि उसके व्यवहार से ही इसका संबंध रखेंगे, और व्यवहार के बारे में अगर हम अध्ययन नहीं कर सके हैं तो सब चीज वेस्ट। कोई दिक्कत समझने में? तो कल और आज मिला के ब्रांचेज जो साइकोलॉजी के पढ़ने थे ये कंप्लीट हो गए। बुक, वो जो अरिहंत वगैरह का आता है वो सब, अरिहंत और पता नहीं क्या क्या नाम से आता, मत लीजिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन के लेवल को अब कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पहले करता था, उसके ऊपरी स्तर की चीजें आती थी। जो यहां पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं होता है, इसी को नोट्स बना लीजिए, इसी को कर लीजिए। हमारे यहाँ भी इन सब चीजों के रिटन टाइप्ड मटेरियल्स हैं, वो दे दिया जाता है स्टूडेंट्स के, सब होते हैं। तो जो हमारे यहाँ टाइप्ड कंटेंट सब्जेक्ट वाइज मटेरियल्स है वो सब भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप मार्केट से लीजिएगा तो कोई चीज परिपूर्ण नहीं है, और जो नोट्स हम भी देते हैं वो नोट्स परिपूर्ण नहीं है जब तक मैं उसे क्लियर ना कर दूं। परिपूर्ण इसलिए नहीं है कोई भी नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं, और शॉर्ट लिखने की वजह से स्टूडेंट को डायरेक्ट कभी नहीं समझ में आएगा जब तक एक बार एक्सप्लेन ना कर दिया जाए। एक्सप्लेन करने के बाद आप पढ़िएगा तो जरूर समझ जाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तब होता है जब आदमी उस चीज के लिए प्रयासरत हो जाए, लगे कि हाँ भाई अब तैयारी करनी है, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो हो जाता है। क्लास हम लोग अर्ली इसलिए शुरू कर देते हैं कि रिवीजन का मौका मिलता है। सीडीपी हो सकता है कि एग्जाम से पहले दोबारा पूरा पढ़ने को मिल जाए, हर सब्जेक्ट के पेडागोगी का लगभग रिवीजन हो जाता है, तो जो जितना पहले आते हैं उतना ही ज्यादा पाते हैं, यही कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का। जुलाई तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ठीक, कल का वीडियो लेकिन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कल मैंने क्या क्या चीज पढ़ा दिया था।